मजदूर भाइयों, कोयटा के बहादुर शहरियों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और भाइयों, आपको नवाज शरीफ का सलाम। आज ये इतना बड़ा जलसा देखकर मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि इंशाअल्लाह अब वोट की इज्जत को कोई पामाल नहीं कर सकेगा। पामाल करना तो दूर की बात है, इंशाअल्लाह अब वोट की इज्जत की तरफ कोई मैली आंख से भी देख नहीं सकेगा। जो जज्बा मुझे गुजरांवाला में नजर आया, वही जज्बा मैंने कराची में देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही जज्बा और जोश खरोश मैं कोयटा में भी देख रहा हूं। भाई और बहनों, वक्त आ गया है। माफ कीजिए, मेरा गला मुसलसल खराब है कुछ दिनों से। वक्त आ गया है भाई और बहनों कि हम अपनी तकदीर बदलने के लिए अब उठ खड़े हों। अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हर गोशे के अवाम अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ही काफिले का हिस्सा बन गए हैं। आज मुझे अपने दोस्त हासिल खान बजंजो की बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। वो अपने वालिद मरहूम की तरह जमहूरियत के सच्चे और खरे अलमबरदार थे। उनकी मौत मेरा जाती नुकसान तो है ही, लेकिन ये मुल्क और कौम का भी बड़ा नुकसान है। वो हर फोरम पर जुर्रत और बहादुरी के साथ अपना मौकफ पेश करते और तमाम खतरों से बेनियाज होकर सच्ची बात कहते थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने खास रहमतों से नवाजे। मुझे कल मालूम हुआ है कि मोहसन दावड़ और नदीम अस्कर को कोयटा एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के नाम पे गिरफ्तार किया गया है और किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। हम सब इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के इकदामात हमारी रियासत को पहले भी बदनाम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है और कि ये हुकूमत किस तरह के काम अंजाम दे रही है। मेरे भाई और बहनों, बलोचिस्तान पर जो गुजरती रही है वो एक नहायत अफसोसनाक कहानी है। मरी, बुगटी, बजेंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक किया जाता रहा, बल्कि जो अब तक हो रहा है, वो हम सब के लिए इंतहाई दुख और रंज का बायस है। गद्दारी का लेबल हर उस शख्स के माथे पर चश्मा कर दिया गया जिसने सर उठाकर बात करने की कोशिश की, जिसने जुल्म और सितम के खिलाफ एहतजाज किया और जिसने आजाद कौम का आजाद शहरी होने का हौसला किया। वो सिर्फ इसलिए बागी और गद्दार करार पाए कि उन्होंने अपने आईनी हकूक के लिए आवाज उठाई, और कुछ कत्ल हो गए, कुछ हमेशा के लिए लापता कर दिए गए। उनकी कब्रों तक का कोई नामो निशान नहीं है। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है। हमारे हम वतन आज भी उठाए जा रहे हैं। कुछ पता नहीं उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मैं जब भी गुमशुदा अफराद की दुखी माओं, रोती हुई बहनों, बेटियों और परेशान हाल बच्चों को देखता हूं तो बेहद तकलीफ होती है। कब तक ये सब कुछ जारी रहेगा? कब तक हमारी रियासती ताकत खुद अपनों के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी?
कब तक हम पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों पर बगावत और गद्दारी के इल्जामात लगाते रहेंगे? ख़वातीनो हजरात, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि बलूचिस्तान के लोग कैसे कैसे मसाइल का शिकार होते रहे हैं और आज भी किन मसाइल का शिकार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लोगों की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है, नवाज शरीफ अच्छी तरह जानता है। मुझे ये भी मालूम है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मनी की वजह से महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। और सुना है चीनी एक तो 10 रुपए किलो हो गई है, आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा है, या शायद इससे भी ज्यादा। नान भाई हड़ताल कर रहे हैं कि रोटी 30 रुपए की बेचने की इजाजत दी जाए। ऐसे में सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मेहनत कश 2 वक्त 2 रोटियां भी खाए, यानी 2 वक्त सुबह दोपहर और शाम अगर 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 3600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और अगर घर में 6 अफराद हों, जो कि आमतौर पे होते हैं, तो सिर्फ रोटी पर और कुछ नहीं, रोटी पर 21,000 रुपया वो कहां से लाए। चीनी, घी, दालों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं और दवाओं की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि दवाई के अखराजात के बाद घर वालों को समझ नहीं आती कि घर के बाकी अखराजात कैसे पूरे किए जाए। गुर्बत में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, मगर दवाई खरीदने की ताकत नहीं रखते। आज इस तरह के पाकिस्तान में हम रहते हैं, यानी ये मुल्क इस तरह का बना दिया गया है। आज किसान बदहाल है, ज़राअत तबाह, सनतें तबाह, कारोबार तबाह, रोजगार तबाह, पूरा मुल्क की तबाही के गड़े में उतार दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम देखते ही देखते इस हाल को क्यों पहुंच गए? क्यों आपको फाकों की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों 54 रुपए में बिकने वाली चीनी 110 रुपए की हो गई? क्यों आटा 35 रुपए से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है? और क्यों महंगाई बेकाबू हो गई और अच्छे खासे खाते पीते घराने वाले लोग आज माली मुश्किलात का शिकार हो गए? क्यों तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया है? क्यों पाकिस्तानी रुपया आज नेपाली और अफगानी करेंसी से भी नीचे आ गया है? क्यों 5.8% की शरह से तरक्की करता हुआ मुल्क 0 से भी नीचे आ गया है? क्यों कारखाने लगना बंद हो गए? क्यों सड़कें, शाहराहें और मोटरवेज बनना बंद हो गई? क्यों पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया है? क्यों भारत को कश्मीर हड़प करने की जरूरत हुई? और क्यों हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हमसे दूर हो गए? क्यों सऊदी अरब जैसा हमारा मुखलिस तरीन दोस्त हमसे नाराज हो गया है? कोयटा के भाई और बहनों, इसका सीधा साधा जवाब यह है कि चंद लोगों को
अपने ذاती मफादात और इख्तियारात आपकी आज़ादी और खुशहाली से ज्यादा अजीज है। आइन और कानून उन मुट्ठी भर लोगों के मजमूम अजाइम के आड़े आते हैं। नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपका मुंतखब नुमाइंदा है और आपके वोट पर किसी और का इख्तियार तस्लीम नहीं करता। वो आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं करता, वो डिक्टेशन नहीं लेता। तो फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो और ला हासिल तहकीकात और मुकदमात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए डबोकर भी नवाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन न मिली। तो कहा कि उसके बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को निकाल दो, उसको उम्र भर के लिए नाअहल कर दो, उसको मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी निकाल दो। उसके भाई शहबाज शरीफ, उसकी बेटी मरियम, हमजा शहबाज शरीफ और उसके सारे खानदान और साथियों को, मुस्लिम लीग नून के साथियों को जेल में डाल दो। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते उन्होंने पाकिस्तान आप सबको नमूना इबरत बना दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने इंतखाबात से पहले जबरदस्ती लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया, फिर उन्हें जितवाने के लिए इलेक्शन के दिन शर्मनाक ड्रामा रचाया, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाया, पोलिंग एजेंटों को निकाल बाहर किया, आरटीएस बंद करवाया, रात की तारीकी में अपनी पसंद के नतीजे बनाकर 4 दिन तक मर्जी के नताइज जारी करते रहे और तारीख की सबसे बदतरीन धांधली करके उन्होंने एक नाअहल और नालायक तरीन शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया, ताकि वो उनसे जराइम पर कोई सवाल ना उठाए, बल्कि उनके इशारों पर करतब दिखाता रहे। यहां से मुल्क की तबाही और बर्बादी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उन चंद लोगों के जाती मफादात की कीमत आपको और आपके बच्चों को इन हालात, इस भूख और इफलास से चुकानी पड़ रही है। मेरे भाई और बहनों, आप इज्जत वाले लोग हैं, गैरत वाले लोग हैं। बलोच और पख्तून अपनी शानदार रवायात रखता है, लेकिन आपने देखा कि कराची के अजीम शान जलसे से घबराकर इन लोगों ने मुंह अंधेरे कराची के एक होटल के उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर ठहरे हुए थे। क्या अब ये लोग इस पस्ती में गिर गए हैं कि ना कोई अखलाक बाकी रहा और ना कोई तहजीब और ना रवायात और ना कदरें? ये कोई मामूली वाकया नहीं है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो आला अखलाकी इक़दार की बातें करते हैं, माओं बहनों और बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन अब भी इस हुकूमत का हिस्सा है जिसने ये स्याह तरीन वारदात की है। कराची के इस वाक़े ने मेरी बात को अमली तौर पर साबित कर दिया है कि यहां रियासत के ऊपर एक और रियासत मुसल्लत हो चुकी है।
इस गैर आईनी गैर कानूनी जबर की रियासत की अंधी ताकत ने रियासत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। जब तक कि ये गैर कानूनी शिकंजा रहेगा, मेरे भाइयों बहनों, आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, नहीं हो सकते। सिंध वफाक की एक अहम इकाई है, एक खुद मुख्तार सूबा है, वहां एक मुंतखब हुकूमत है, एक मुंतखब वज़ीर आला है, वहां एक आईनी अथॉरिटी है, लेकिन इस कार्रवाई की खबर किसी को नहीं कि रात को किसने आईजी पुलिस को अगवा किया, किसने एडिशनल आईजी को अगवा किया, पुलिस के सरबराह और आला अफसरों को उठाकर ले जाने की अथॉरिटी किसके पास थी, सेक्टर कमांडर कौन है, वो किसकी ताकत से एफआईआर कटवाता है, किसके हुक्म पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, किसके हुक्म पर बेडरूम के दरवाजे तोड़े जाते हैं। अगर सूबे के वज़ीर आला को भी इसकी खबर नहीं, तो फिर उससे बड़ा हुक्मरान सूबे में कौन है जो इस तरह के हुक्म देता है और मनमानी करता है। मेरे दोस्तों, पीडीएम इसी गैर आईनी हुक्मरानी के खिलाफ उठी है, रियासत के ऊपर रियासत की इस बीमारी के खिलाफ उठी है जिसने पाकिस्तान को अंदर और बाहर से खोखला करके रख दिया है। ये तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं, बल्कि पाक फौज के मुकद्दस इदारे की ताकत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले किरदारों के खिलाफ है। नीचे से ऊपर तक फौज के बहादुर फरसंदों को इन किरदारों के मकासद का कुछ पता ही नहीं होता, कुछ इल्म ही नहीं होता। वो तो अपने डिसिप्लिन में बंधे रहते हैं, वो तो मुल्क और कौम की हिफाजत की लगन में दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनसे मासूमियत में, अनजाने में ऐसे काम लिए जाते हैं जिसका नतीजा कौम को बड़े नुकसानात की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तरीका वारदात यह है कि चंद लोग अपने घिनौने मकासद पूरे करने के लिए कानून तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए नाम फौज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में फौज का इससे दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद बदनामी किसकी होती है? इदारे की होती है। इसलिए मैं नाम लेकर ऐसे किरदारों को बेनकाब करता हूं ताकि उनकी स्याहकारियों का धब्बा मेरे मुल्क के इदारों पर ना लगे, मेरी फौज की वर्दी पर ना लगे। हमारी तारीख के बहुत से अलमियों में चंद किरदार ही थे जो अपने मकासद और जाती मफाद के लिए फौज की बदनामी का बायस बने। कारगिल में हमारे सैकड़ों जांबाजों को शहीद करवाने और दुनिया भर में पाकिस्तान को रुसवा करने का फैसला फौज का नहीं था, चंद मफाद प्रस्त जर्नैलों का था। उन लोगों ने सिर्फ फौज के दारी को नहीं, बल्कि मुल्क और कौम को एक ऐसी जगह जंग में झोंक दिया कोई फायदा हासिल हो ही नहीं सकता था। वो लम्हा मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब मुझे ये पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन दूर अफ्तादा चोटियों पर खुराक नहीं भिजवाएं, लेकिन असला तो भिजवाएं।
وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے، لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا۔ یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، بلکہ بدنام کیا۔ ہاں، میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا۔ انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے، آپ جانتے ہیں، جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے۔ پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرات نہیں کہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا، بلکہ چند کرداروں کا تھا۔ اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔
क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की? क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को इलेक्शन हो जाने तक जेल में रखने की दरखास्त की? वो कौन सी 2 साल की आपकी मेहनत थी जो नवाज शरीफ को रिहा करने की सूरत में जाये हो जाने का अंदेशा था? बताइए, आपने कहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को रिहा किया। आपने तो आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया? इसके बावजूद आपकी ना सिर्फ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की हुई, बल्कि आपको आईएसआई के सरबराह का अजीम शान मनसब भी अता हुआ। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ ताकि वो आपकी नजरसानी की दरखास्त सुन न सके। वाह वाह, क्या किया आपने जनरल फैज। ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है, एक। आप पिछले कई सालों से बेधड़क सियासत में मुदाखलत किए चले जा रहे हैं। आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। अगर यही वक्त आपने पेशा वाराना दिफाई अमूर पर सर्फ किया होता तो हमारे कश्मीरी बहन भाई कभी इन मसाइब से दो चार ना होते जिनसे वो आज दो चार हैं। इमरान खान साहब, आप तो सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूं मैं कि हमारा आपके साथ मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला आपके लाने वालों के साथ है, आपके साथ नहीं है। हमारा मुकाबला रियासत चलाने वालों के साथ है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का एनआरओ ना तुम्हें बचा सकेगा और ना अलीमा खान को। तुम जिसके पीछे चाहे छुपो, फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदनुमानी ना सिर्फ खुल के रहेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे और अद्वियात की कीमतों में इजाफे से आवाम को पहुंचने वाले नुकसान के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई तामीर की लागत का हिसाब देना होगा। तुम्हें बनी गाला की मनी ट्रेल देनी होगी। दूसरों पर कीचड़ उछालना तुम्हें एहतसाब से नहीं बचा सकेगा इमरान खान। ये टीवी पर बड़के मारना और धमकियां देना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम और तुम्हारे हर करप्ट साथी को हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान के बहनों और भाइयों, मैं आज 3 पैगामात देना चाहूंगा। पहला, फौज के जवानों और अफसरों के नाम। ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेग नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है, वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ है। जहां आइन शिकनी और कानून शिकनी शुरू हो जाती है, वहां जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। जब आप किसी फर्द वाहिद
یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی۔ سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سر انجام دینی چاہیے۔ اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے۔ میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے۔ ان کو عزت دیجیے، انہیں محبت دیجیے، لیکن جب معاملہ آئین کی بالادستی کا ہو، جب آئین کی بالادستی کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے، تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہ کیجیے۔ کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ پرامن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے، جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ووٹ اور حکومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے، جو آپ کے اس حق کو چھینے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ آمر ہے، غاصب ہے، آئین شکن ہے۔ آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے۔ کسی مفاد پرست ٹولے یا کچھ مٹھی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجیے۔ اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر بہانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے۔ کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان